कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की लास्ट क्लास में हम बीवीटी थ्योरी कंप्लीट कर चुके थे और आज हमें उसकी ड्रॉबैक पढ़नी है और सीएफटी थ्योरी को भी आज हम पढ़ेंगे। देखो, जो बीवीटी थ्योरी थी उसमें कुछ कमियां रह गई थी। और क्या कमियां रह गई थी? तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा संयोजकता आवंद सिद्धांत की कमियां। देखो क्या क्या कमियां इसके अंदर थी। सबसे पहली कमी तो संयोजकता आवंद सिद्धांत में ये थी कि संयोजकता आवंद सिद्धांत हमें ये नहीं बता पाया कि चुंबकीय प्रॉपर्टी हम कैसे निकालते हैं। हमने अभी तक केवल ये बता दिया था कि कंपाउंड अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय। उसकी जो वैल्यू मैंने बताई थी आपको, म्यू बराबर √n+2, ये वैल्यू मैंने फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिया था, जबकि बीवीटी थ्योरी में ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया है। ये एक साथ आप याद कर लो, इसलिए वो मैंने साथ में बता दिया था, जबकि उसमें ऐसी कोई बात नहीं बताई गई कि वो चुंबकीय प्रॉपर्टी उसकी क्या है। बस वो ये बताता है यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो अनुचुंबकीय और अनपेयर्ड नहीं है तो प्रतिचुंबकीय। ठीक है, तो चुंबकीय वैल्यू क्या होगी, उसकी म्यू का मान क्या होगा, उसके बारे में उसने कोई मात्रात्मक जानकारी नहीं दी थी। नंबर 2 बात, ये मैं थ्योरेटिकली बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो पहली बात तो चुंबकीय। दूसरी बात, जो संकुल यौगिक होते हैं उनके कलर के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी हमें संयोजकता आवंद सिद्धांत के द्वारा नहीं दी गई थी। अच्छा, हम याद करो आप, मैंने तुम्हें इलेक्ट्रॉन भरना ट्रिक से बताया था कि 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो ऐसे भरेंगे, 5 आ जाएंगे तो प्रबल क्षेत्र की उपस्थिति में ऐसे भरेंगे, इस तरह से। तो कुल मिलाकर ये प्रबल क्षेत्र लिगेंड और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड में अंतर ही नहीं कर पाई थी। कौन सी थ्योरी? संयोजकता आवंद सिद्धांत। मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा होगा, वीक फील्ड लिगेंड कौन सा होगा, इसमें किसी भी प्रकार से विभेद करने में सक्षम नहीं थी कि कब आंतरिक कक्षक संकुल बनेगा और कब बाह्य कक्षक संकुल बनेगा। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। किसमें? बीवीटी थ्योरी में। अब आप कहोगे कि हमने तो ये सब कुछ पढ़ लिया, तो ये चीज़ें मैंने ट्रिक से बता दी थी कि आपको बार बार इनको नहीं पढ़ना पड़े, एक साथ ही मैंने इनको बता दिया था आपको। ठीक है, तो प्रबल क्षेत्र लिगेंड, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के बारे में कोई जानकारी नहीं। दूसरी बात, कलर के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि संकुल यौगिकों का कलर क्या होगा। चुंबकीय प्रॉपर्टी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, हाई स्पिन लो स्पिन क्या होगा, कोई जानकारी इसमें नहीं दी गई थी। थर्मोडायनेमिक और केमिकल काइनेटिक यानी ऊष्मागतिकी के बारे में और संकुल यौगिकों की काइनेटिक यानी गतिकी के बारे में भी इसमें कोई जानकारी नहीं दी गई थी। तो ये तो इसकी कुछ ड्रॉबैक्स थी। अब आपको पता होगा कि कोई भी सिद्धांत यदि खत्म होने की ओर आता है तो उसके लिए नई थ्योरी दी जाती है। भाई ये गलत साबित हुआ तो क्यों हुआ, उसका रीजन तो होना चाहिए ना कि इसको गलत साबित किया गया तो किस आधार पर किया गया। तो जैसे ही ये इसमें कमी निकाली गई तो वो सीएफटी थ्योरी के आधार पर निकाली गई थी। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, सीएफटी। अच्छा, सीएफटी पढ़ने से पहले मैं आपको डी कक्षकों के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। जो डी ऑर्बिटल होते हैं हमारे डी कक्षक, ये 2 प्रकार के होते हैं। इनको आप थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। कौन कौन से 2 प्रकार? एक तो होता है T2G कक्षक और एक होते हैं EG कक्षक। और नॉर्मली डी कक्षक 5 होते हैं। एक होता है DXY, DYZ, DZX, DX2Y2, DZ2। बहुत से बच्चे इस तरह से बोल देते हैं DX2-Y2, ऐसे बोलना सही नहीं है, DX2Y2 ही बोल दिया करो आप। ठीक है, ये 5 डी ऑर्बिटल होते हैं। अब T2G ऑर्बिटल कौन से होते हैं? वे डी कक्षक जिनकी पालियां या लोब, अभी मैं बताऊंगा क्या होती हैं पालियां या लोब, जिनकी पालियां अक्षों के मध्य होती हैं, वो तो क्या कहलाते हैं? T2G। और वे डी कक्षक जिनकी पालियां
अक्षों पर होती हैं वे ईजी कक्षक होते हैं। उनको क्या बोला जाता है? ईजी कक्षक बोला जाता है। ठीक है, अब कौन कौन से कक्षक हैं जो T2G होते हैं? तो इसमें 3 ऑर्बिटल आते हैं आपके, DXY, DYZ, DZX, और इसमें आते हैं 2 ऑर्बिटल, DX2Y2 एंड DZ2। ये आते हैं आपके ईजी में और ये आते हैं आपके T2G में। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात, जो आपके T2G ऑर्बिटल हैं, ये T2G ऑर्बिटल कौन कौन से? DXY, DYZ, DZX। इनको बनाया कैसे जाता है? देखो, X और Y 2 प्लेन है यहाँ पर, और जो पालियाँ या लोब हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो इन दोनों के मध्य में है, इस तरह से। ठीक है, ये आपका DXY, ये छोटे बड़े नहीं है, सब बराबर के, YZ एक्सेस हो जाएगा ये। ठीक है, और एक आपका हो जाएगा ये ZX एक्सेस। ठीक है, तो ये कक्षक तो आपके कौन कौन से हो जाएंगे? DXY, DYZ एंड DZX या XZ। ठीक है, और 2 कक्षक कौन से होते हैं आपके? ईजी। ये क्या होते हैं? अक्षों पर होते हैं। इनको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको बोला जाता है DX2Y2। ये XY, और एक ये कुछ डिफरेंट टाइप का होता है थोड़ा सा। इसमें क्या है, इस तरह से एक चक्रीय स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसको अपन DZ2 बोलते हैं। ये Z एक्सेस होती है आपकी। तो इस तरह से इनको बनाया जाता है, और ये आपके D ऑर्बिटल है। अब पूरी की पूरी CFT थ्योरी जो है हमारी, वो इसी D ऑर्बिटल के इर्द गिर्द घूमेगी। ठीक है, तो हमें इनकी जानकारी होनी चाहिए कि T2G ऑर्बिटल क्या होते हैं और EG ऑर्बिटल क्या होते हैं। जिनकी पालियां अक्षों के बीच में आएंगी वो तो आपके T2G ऑर्बिटल, और जिनकी पालियां अक्षों पर आएंगी वो आपके EG। और कौन कौन से T2G मैंने बता दिया आपको, DXY, DYZ, DZX 3 है, और DX2Y2 एंड DZ2, ये 2 आपके क्या होते हैं? ईजी कक्षक। जल्दी से आप कॉपी करो इसको। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं CFT थ्योरी की ओर। पॉज लेकर आप इसको कॉपी कर लिया करो। तो डी कक्षक अपन के 5 प्रकार के हो गए, और पांचों डी कक्षकों को मैंने 2 भागों में क्लासिफाई कर दिया, T2G और EG। अब नेक्स्ट CFT थ्योरी जो है हमारी, ये CFT थ्योरी धातु और लिगेंड के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल मानती है। धातु और लिगेंडों के मध्य जो फोर्स मानती है वो क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। और ये जो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है, ये आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में लगता है। जैसे आयनिक यौगिकों में होता है Na+Cl-। अब ऐसे ही क्या है, एक तो मेरे पास मेटल है और एक मेरे पास क्या है? लिगेंड। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है ये लिगेंड पर ज़्यादा बेस्ड है, और ये लिगेंड को कहती है कि लिगेंड या तो कैसा है मेरे पास? उदासीन, और दूसरा ये कहती है लिगेंड ऋणावेशित। एक तो उदासीन और एक ऋणावेशित। तो जो उदासीन लिगेंड है, जैसे कि H2O, CO, PH3, NH3, पिरिडीन, ठीक है, यूरिया, थायोयूरिया, ये सब आपके उदासीन लिगेंड है। एथिलीन डाइएमीन, तो इनमें क्या है, जैसे ऑक्सीजन परमाणु है, ऑक्सीजन के भाइतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन को यूज में ले चुका है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में, 4 इलेक्ट्रॉन बचे, उनके बन गए 2 लोन पेयर। ऐसे यहाँ पर भी लोन पेयर है। फास्फोरस के भाइतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 के संग बॉन्ड बना रहा है, 2 बच गए, उसका 1 लोन पेयर। नाइट्रोजन के भाइतम कोश में भी 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 के संग बॉन्ड बना रहा है, 2 बच गए, उसका 1 लोन पेयर। तो ये जो लोन पेयर होते हैं ना,
ये लोन पेयर के कारण द्विध्रुव आकर्षण बल यहां पर लगने लग जाता है, तो एक ये द्विध्रुव की तरह बिहेव करने लग जाते हैं उदासीन लिगेंड। तो जो उदासीन लिगेंड होते हैं ये तो द्विध्रुव की तरह बिहेव करते हैं, और जो ऋणावेशित लिगेंड है इनको बिंदु आवेशित माना जाता है। ठीक है। अब मेटल के पास दो चीजें, धातु के पास भी दो चीजें होती हैं। धातु के पास एक तो होते हैं इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं, और धातु के पास क्या होता है, नाविक भी होता है। ठीक है, क्योंकि धातु पर पॉजिटिव चार्ज भी होता है भाई। अब नाविक और इनके इलेक्ट्रॉनों के मध्य में तो लगता है आकर्षण बल, और इसके इलेक्ट्रॉन और इनके इलेक्ट्रॉन या इनके आवेश के मध्य में लगता है प्रतिकर्षण बल। तो कुल मिलाकर ये थ्योरी आकर्षण और प्रतिकर्षण के इर्द गिर्द है पूरी। ठीक, चलो अब अपन थ्योरी पे आते हैं। ये तो मैं कॉन्सेप्ट वाइज आपको बता रहा था। तो ये सबसे पहला पॉइंट क्या है इस थ्योरी का, कि सीएफटी थ्योरी जो है, ये सीएफटी थ्योरी यह धातु व लिगेंड के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के बारे में जानकारी देती है, पहली बात तो। नेक्स्ट बात यह है, उदासीन लिगेंड को द्विध्रुव की तरह तथा ऋणावेशित लिगेंड को बिंदु आवेशित मानती है। ठीक है, बिंदु आवेशित मानती है। अब मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बताया कि डी कक्षक होते हैं हमारे 5 प्रकार के। ठीक है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये 5 को मैं 2 भागों में क्लासिफाई कर दिया, T2G और EG। अब आप एक चीज देखो, जो 5 और डी कक्षक होते हैं, ये 5 और डी कक्षक होते हैं डीजनरेट यानी समभ्रंश। अब आप कहोगे कि ये समभ्रंश क्या है, तो समभ्रंश का मतलब होता है वे कक्षक जिनकी सभी की ऊर्जाएं आपस में बराबर होती हैं उनको हम समभ्रंश कहते हैं। तो 5 और डी कक्षकों की ऊर्जा कैसी होती है, बिल्कुल इक्वल होती है, बराबर की होती है पांचों की, चाहे वो T2G वाले 3 हो चाहे EG वाले 2 हो, सभी के सभी डी कक्षकों की ऊर्जा बराबर होती है। अब मान के चलो ये मेरे 5 डी कक्षक हैं, तो मैंने इनको एक साथ ही बनाऊंगा भाई, सबकी ऊर्जा बराबर है। ये मेरा डी एक्स वाई हो गया, डी वाई जेड हो गया, डी जेड एक्स हो गया, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, और ये डी जेड स्क्वायर हो गया। ठीक, अब यहां से मान के चलो लिगेंड इसके पास आने लग रहे हैं। लिगेंड है कहां पर, इनफाइनाइट दूरी पर, और ये डी कक्षक हैं। अब इनफाइनाइट दूरी पर लिगेंड के इलेक्ट्रॉन क्या इसमें भरे हुए इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि इनकी ऊर्जा अभी भी बराबर रहेगी। नॉर्मल अवस्था में तो बराबर है ही, लेकिन जब लिगेंड दूरी पर होते हैं तो उस समय प्रतिकर्षण इतना हावी नहीं हो पाता या इतना ज्यादा नहीं लग पाता है कि इनको रिपेल कर सके। लेकिन जैसे जैसे डी कक्षक पास आने लगते हैं, डी कक्षक नहीं, लिगेंड पास आने लगते हैं, तो लिगेंड पास आएंगे तो लिगेंड कैसा है, ऋणावेशित, और इनमें क्या भरे हुए होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर भी आवेश कौन सा होता है, नेगेटिव आवेश। नेगेटिव और नेगेटिव के मध्य में क्या लगता है, प्रतिकर्षण, और प्रतिकर्षण के कारण जो ये डी कक्षक हैं वो 2 भागों में बट जाते हैं, एक तो T2G और दूसरा EG। तो अब सुनना थोड़ा सा ध्यान से, मैं इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं। सीएफटी थ्योरी कहते किसे, 5 डी कक्षकों की ऊर्जा बिल्कुल बराबर होती है, इन्हें समभ्रंश कक्षक कहा जाता है। जैसे ही लिगेंड धातु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने के लिए धातु के पास जाता है तो लिगेंड के कारण धातु के डी कक्षक प्रतिकर्षित होने लगते हैं। क्या कह रहा हूं मैं, सुनना ध्यान से।
जैसे पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा बराबर होती है, इन्हें समभ्रंश कक्षक कहा जाता है। जैसे ही लिगेंड धातु के रिक्त कक्षकों में इलेक्ट्रॉन युग्म देने जाता है तो धातु के डी कक्षकों में भरे हुए इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होने लगते हैं, जिससे ये डी कक्षक T2G और EG दो भागों में बढ़ जाते हैं। डी कक्षकों का इस प्रकार T2G और EG दो भागों में बढ़ जाना क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहलाता है। डी कक्षकों का इस प्रकार दो भागों में बट जाना ही क्या कहलाता है? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहलाता है। और इसके लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है, जो एनर्जी यहाँ से निकलती है या जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो एनर्जी आपकी क्या कहलाती है? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। शॉर्ट में इसे बोलते हैं CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। इसको शॉर्ट में क्या बोल दिया जाता है? CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो क्या बोला मैंने? सबसे पहले थ्योरी स्थिर वैद्युत आकर्षण बल को फॉलो करती है, जहां पर लिगेंड को बिंदु आवेशित माना जाता है और यदि उस पर ऋणावेश नहीं है, उदासीन है, तो उसे द्विध्रुव की तरह माना जाता है। नॉर्मल अवस्था में धातु के डी कक्षकों की ऊर्जा सबकी बराबर होती है, पांचों की। इन्हें समभ्रंश कक्षक कहा जाता है। जैसे ही लिगेंड डी कक्षकों की ओर आते हैं तो लिगेंड ऋणावेशित है, बिंदु आवेशित है और इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो इसके इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित लिगेंडों के कारण प्रतिकर्षित होने लगते हैं और इस कारण ये डी कक्षक समान ऊर्जा वाले दो अलग अलग ऊर्जा वाले कक्षकों में बढ़ जाते हैं, T2G और EG। डी कक्षकों का इस प्रकार T2G और EG में बढ़ जाना ही क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहलाता है। और इसके लिए जो एनर्जी यहाँ से निकलती है वो क्या कहलाती है? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। इसको हम कैलकुलेट भी करेंगे और इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन होने पर ये कितनी होगी, दो इलेक्ट्रॉन होने पर कितनी होगी, युग्मन होने पर कितनी होगी और युग्मन नहीं हुआ तो कितनी होगी। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट भी करेंगे। तो ये दोनों डेफिनेशन आपके समझ में आ गई होंगी। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कैसे होता है। देखो, थ्योरेटिकल टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। और अब जो मैं डायग्राम आपको बताने जा रहा हूं ऑक्टाहाइड्रल में, वो आपके काम का है और वो पूछा जाता है क्वेश्चन के रूप में। देखो, अच्छा, डायग्राम बताने से पहले मैं थोड़ा सा ऑक्टाहाइड्रल को और बता देता हूं आपको अष्टफलक क्या होता है। देखना ध्यान से, ये एक अष्टफलक है। मान के चलो ये मेटल है और यहां से इसकी तरफ कौन आ रहे हैं? लिगेंड। ये लिगेंड है। अब ये लिगेंड इधर से होते हुए बढ़ रहे हैं, यहां से किसकी ओर? मेटल की ओर, यानी अक्षों से होते हुए। अब डी कक्षक दो प्रकार के थे, कौन कौन से? एक तो मेरे पास था इस टाइप के, जिनको मैंने क्या बोला था? T2G, ये तीन होते हैं। और एक थे मेरे पास इस टाइप के, जो अक्षों पर थे, EG। अब मुझे ये बताइए आप कि जब लिगेंड मेटल की ओर अक्षों से होता हुआ जा रहा है, यानी कि इस लाइन से होता हुआ जा रहा है, तो और ये जो लोब होती है ना, ये वाली लोब, इनमें भरे हुए रहते हैं इलेक्ट्रॉन। अब इधर से ये मैंने अक्ष बना दिया एक तरह से, ये मानो, ठीक है, ये मैंने क्या बना दिया? अक्ष बना दिया। अब यहां से जा रहा है आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहां से जा रहे हैं आपके लिगेंड बढ़ते हुए आगे की ओर। तो मुझे ये बताओ कि लिगेंडों के मार्ग में कौन से कक्षक आएंगे? EG या T2G? ध्यान से सुनना बात को, नहीं आ रहा तो दोबारा समझ लो। ये मेरे पास T2G कक्षक हैं और ये मेरे पास EG टाइप के कक्षक हैं। ये तीन होते हैं dxy, dyz, dzx, और ये दो होते हैं dx² y² एंड dz²। यहां से लिगेंड बढ़ रहा है दोनों की तरफ। ठीक, अब मुझे ये बताओ, जैसे ही यहां जाएगा तो इस लाइन पे क्या इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि लिगेंड तो इन पाली या लोबों में भरे हुए होते हैं। और इस लाइन से होते हो जाएंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन बीच में पड़ेंगे भाई, और यहां पर क्या इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो मुझे ये बताओ, ज्यादा प्रतिकर्षण किसका होगा? EG कक्षकों का।
और इनका प्रतिकर्षण थोड़ा सा कम होगा। तो इस सिचुएशन में क्या है, मेरे पास 5 और डी कक्षक हैं। जैसे ही लिगेंड आया तो ये डी कक्षक यूँ इस तरह से खुल जाते हैं 2 भागों में, और जब खुल जाएंगे तो T2G और EG ये प्रतिकर्षित ज़्यादा होंगे। तो इस सिचुएशन में इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है और इनकी एनर्जी तुलनात्मक क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये पूरा 2D है, देखो कैसे बोर्ड पर 2D डायग्राम बना रहा हूँ मैं इसका, द्विविमीय। देखना, सबसे पहले मेरे पास हैं 5 डी कक्षक, आप ध्यान से समझना। DXY, DYZ, DZX, DX2, Y2 एंड DZ2, ये 5 डी ऑर्बिटल हैं। ये मुक्त धातु के समान ऊर्जा वाले डी कक्षक हैं 5। मतलब कि इनमें अभी लिगेंड यहां पर नहीं आया है। अब एक्चुअली वो धातु के पास लिगेंड आ रहा है, तो लिगेंड इनफाइनाइट दूरी पर है जहां से वो प्रतिकर्षित नहीं कर सकता। तो लिगेंड की उपस्थिति में क्या होता है, इन डी कक्षकों की ऊर्जा थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। ये बात आप ध्यान रखोगे। तो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, तो इससे थोड़ा सा ऊपर बनाओगे, क्योंकि ऊर्जा का क्रम ये है, मान के चलो ये एनर्जी का डायग्राम है, थोड़ा सा ऊपर बनाओगे आप इसे। क्लियर है? तो यहाँ से क्या होगा, ये आपका फिर से DXY, DYZ, DZX, DX2, Y2 और DZ2, ये आपके 5। यहाँ से यहाँ तक आपका कौन सा हो जाएगा, T2G, और यहाँ से यहाँ तक आपका कौन सा हो जाएगा, EG। क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ये कौन से हैं, लिगेंड की उपस्थिति में समभ्रंश डी कक्षक की ऊर्जा, मतलब अभी भी समभ्रंश ही हैं वो, उनकी एनर्जी में कोई अंतर नहीं आया है। तो लिगेंड की उपस्थिति में डी कक्षकों की ऊर्जा, चाहो तो समभ्रंश शब्द हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एनर्जी में अंतर क्यों नहीं आया, वो इसलिए नहीं आया क्योंकि लिगेंड बहुत ज़्यादा दूर है और इस कारण वो प्रतिकर्षित नहीं कर पाए। अब लिगेंड आने लगा। अब मुझे ये बात आप ध्यान से बताओगे सुनकर कि प्रतिकर्षण किनका ज़्यादा होगा, जो अक्षों पर आएगा वो या अक्षों के बीच में होगा वो। भाई लिगेंड अक्षों से होता हुआ आ रहा है, मान के चलो ये लोब है मेरी, ये अक्ष है और लिगेंड सीध में आ रहा है, तो यहाँ से ये तो टकराएगा, तो ये तो एक साथ प्रतिकर्षित होगा। और बीच वाला जो है T2G वो यहाँ पर है लोब, तो भाई उनका तो प्रतिकर्षण का सवाल ही नहीं है। मतलब T2G वाले तो इस तरह से और ये अक्ष से होता हुआ आ रहा है, तो इसका तो प्रतिकर्षण बहुत कम है। लेकिन इस वालों पर प्रतिकर्षण बहुत ज़्यादा होगा, और जिनका प्रतिकर्षण ज़्यादा होता है ना, उनकी एनर्जी और भी ज़्यादा हो जाती है। ठीक, कैसे? देखो, जैसे ही लिगेंड आए तो लिगेंड आने पर ये डी कक्षक जो हैं वो 2 भागों में क्लासिफाई हो गए, एक तो EG और एक T2G। इस लाइन से ऊपर ही रहेगी भाई लाइन, ध्यान देना। ये जो लाइन है ना, मैं इधर खींच देता हूँ, देखो इसके सीध में जो लाइन जा रही है, इससे ऊपर बनाओगे ये वाली लाइन, ये नीचे नहीं आ जाए, क्योंकि नॉर्मल अवस्था में जो कक्षक है उनसे तो ज़्यादा एनर्जी रहती है EG की। ठीक, तो 2 लाइनों में हमने इनको बांट लिया। ऊपर कौन से जाएंगे, ये बात हमेशा याद रखोगे। EG कक्षक कौन से, EG DX2, Y2 और DZ2, और इन कक्षकों का नाम क्या है, EG कक्षक। और नीचे कौन से आ जाएंगे, T2G कक्षक, DXY, DYZ एंड DXZ, DXY, DYZ, DZX। ठीक है, और ये आपके कौन से कक्षक हैं, T2G कक्षक। क्लियर है? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम तो नहीं? एक बार और समझो, यही मेन थ्योरी है आपकी CFT में, इसके अलावा कुछ नहीं है। सबसे पहले नॉर्मल अवस्था में डी कक्षक हैं जिनके पास लिगेंड अभी तक नहीं है दूर तक, केवल धातु के कक्षक हैं। धातु कक्षक है तो उनमें तो भाई कोई एनर्जी का सवाल ही नहीं, सभी की एनर्जी बराबर होगी। अब लिगेंड की उपस्थिति में ये ऊर्जा है, लेकिन यहाँ पर ये चेंजेज क्यों नहीं आई ऊर्जा में, क्योंकि लिगेंड काफ़ी दूर है, प्रतिकर्षण अभी तक नहीं हुआ है।
अब यहां से क्या हुआ, लिगेंड पास आ गए, तो लिगेंड पास आने पर ईजी कक्षक तो उनके रास्ते में आ गए, और रास्ते में आ गए तो वो प्रतिकर्षण बहुत ज़्यादा हुआ उनका, और T2G कक्षक रास्ते में नहीं आए तो उनका प्रतिकर्षण नहीं हुआ। तो इस सिचुएशन में ये दो भागों में बट गए। इसका बटना ही क्या कहलाता है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। और इस दौरान जो एनर्जी खर्च हुई वो क्या कहलाएगी, आपके क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। तो संभ्रंश डी कक्षकों का लिगेंड की उपस्थिति में दो भागों में बढ़ जाना ही क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहलाता है। ठीक, तो ये अष्टफलकीय संकुलों में पढ़ रहे हैं अपन, ये बात याद रखना, हेडिंग यही है आपकी, अष्टफलकीय संकुलों में CFT डायरेक्ट लिख देता हूं, क्रिस्टल क्षेत्र CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, अष्टफलकीय संकुलों के लिए, या क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। अब यहां से यहां तक जो आपकी एनर्जी है ये होती है आपकी 10 DQ, डिस्टेंस क्यूसेंट बोलते हैं इसे, या 1 डेल O भी बोल दिया जाता है। डेल का मतलब तो क्या होता है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, और O का मतलब होता है ऑक्टा हाइड्रल, यानी कि हिंदी में बोले तो अष्टफलक। ठीक है, O मतलब ऑक्टाहाइड्रल, अष्टफलक को बोलते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा या अष्टफलक, तो डेल O को पूरा क्या बोल देते हैं, अष्टफलक के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। ठीक, और यदि यहां से मैं ये बना दूं इस लाइन को आगे, तो इसको बैरी सेंटर के नाम से जाना जाता है, बैरी सेंटर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो नॉर्मली कहने का तरीका है, बस होता तो ये एक ही है। अब इसको क्या है, थोड़ा ऊपर है, ऊपर को हम बोलते हैं पॉजिटिव और नीचे को बोलते हैं नेगेटिव। मैथ वाले पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, पहली बात तो ध्यान से सुन लेना। ऊपर की ओर जा रहा है तो पॉजिटिव से शो कर रहे हैं, नीचे की ओर जा रहा है तो नेगेटिव से शो कर रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी है आपकी, ये वाली एनर्जी बैरी सेंटर से, इसको 3/5 डेल O भी बोल दिया जाता है, 3/5, या फिर इसको बोल दिया जाता है +6 DQ, या फिर +0.6 डेल O, ये बोल दिया जाता है इसको। ठीक है, मतलब तीनों का एक ही है। DQ का मतलब 10 है, तो 10 में से ये पार्ट कितना हो गया, 6। 3/5 का मतलब क्या हो जाएगा, 0.6, तो ये तीनों का मतलब एक ही है। तो अब आप इतना तो ये बता सकते हो कि ये बचा हुआ पार्ट कितना हो गया। तो नीचे जा रहा है इसलिए माइनस, मैथ वाला प्लस माइनस नहीं है कि तुम घटा दो, तो यहाँ पर इसे माइनस के 2/5 डेल O बोल सकते हो, या फिर माइनस के 4 DQ बोल सकते हो, या -0.4 डेल O बोल सकते हो इस एनर्जी को। ठीक है, ये आपके T2G ऑर्बिटल, ये आपके EG ऑर्बिटल, और ये होती है आपकी अष्टफलकीय संकुलों के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन डायग्राम। अष्टफलकीय संकुलों का क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन डायग्राम है, जहां पर EG कक्षक ऊपर की ओर होते हैं और T2G कक्षक कहाँ होते हैं, नीचे। यानी कि T2G कक्षकों की ऊर्जा कम होती है और EG कक्षकों की ऊर्जा ज़्यादा होती है। ठीक है, और नॉर्मल अवस्था में जो डी कक्षक है उनसे तो ज़्यादा ही होती है डी कक्षकों की एनर्जी, T2G वालों की भी, और EG वालों की तो सबसे ज़्यादा ही होती है। टेट्राहेड्रल में ये डायग्राम थोड़ा सा उल्टा हो जाता है और कुछ अंतर नहीं है, वो हम पढ़ेंगे टेट्राहेड्रल नेक्स्ट क्लास में। चलो, अब यहाँ तक तो हो गई हमारी डायग्राम की बात। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन भरने की, जो हमने वहाँ पर ट्रिक बनाई थी ना कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें, 3 इलेक्ट्रॉन इसमें। तो वो इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम क्या होता है वो हम यहाँ से सीखेंगे CFT से। अभी तक हमने क्या सीख लिया कि ये थ्योरी स्थिर वैद्युत आकर्षण पर डिपेंड होती है। नंबर 2 बात, लिगेंडों को बिंदु आवेशित या ऋणावेशित मानती है। नेक्स्ट, जैसे ही लिगेंड धातु की ओर अग्रसित होते हैं तो धातु के डी कक्षक उन लिगेंडों के कारण प्रतिकर्षित होते हैं, उनमें भरे हुए इलेक्ट्रॉन, और डी कक्षक 2 भागों में बढ़ जाते हैं, T2G और EG में। डी कक्षकों का इस प्रकार 2 भागों में बढ़ जाना क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहलाता है, और इस दौरान जो एनर्जी निकलती है वो क्या कहलाती है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, जिसे डेल Z नोट किया जाता है। अष्टफलक के लिए पढ़ेंगे तो डेल O कह देंगे, और चतुष्फलक को इंग्लिश में बोलते हैं टेट्राहेड्रल, तो चतुष्फलक के लिए पढ़ेंगे तो डेल T कह देंगे इसे।
और ये तुम्हारा अष्टफलकीय संकुलों के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन डायग्राम कहलाता है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप किए जाते हैं तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।